हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स करेंगे। चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के हम लोग दो पार्ट पहले कर चुके थे, पार्ट 1 पार्ट 2। आज पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे सेम चैप्टर का। तो इसकी स्टार्टिंग हम लोग आज करते हैं। टॉपिक लेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। किसी वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, दोनों का मीनिंग सेम है। तो जो वायर है, मान लो कोई वायर लिया आपने, तो जो वायर है उस वायर का जो मटेरियल है, हर एक मटेरियल की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो अपना एक रेजिस्टेंस शो करता है, मतलब चार्ज को फ्लो करने में कितना रुकावट उत्पन्न करता है, क्या ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, चार्ज को फ्लो होने में क्या दिक्कत पैदा करता है, वही इसकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। तो जो रेजिस्टिविटी है किसी वायर की, वो किस पर डिपेंड करता है, किसी वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो उस रेजिस्टिव जो वायर का मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि उस वायर की लेंथ क्या है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या उसकी थिकनेस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो क्या रिलेशन इसमें होता है, किसी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस उस वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हुआ कि अगर लेंथ इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, लेंथ डिक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ऐसे ही जो रेजिस्टेंस होता है उसके थिकनेस या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एरिया या थिकनेस बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, थिकनेस या एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसको मैंने लिखा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज, क्या रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी वायर की लेंथ को अगर हम लोग एल सपोज कर लें और उसके एरिया को ए मान लें, तो रेजिस्टेंस जो वायर का होगा, रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसको हम फर्स्ट मान लें, एंड रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस, इसको 2 मान लें। ये दो रिलेशन हो गए। तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, ऑन कंबाइनिंग relations, on combining relations 1 and 2, then resistance R is directly proportional to L into 1 upon A, या इसको लिख सकते हैं L upon A। इसी को और सॉल्व कर लें तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं R is equals to rho into L upon A। R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, एक फार्मूला भी हो गया ये, जहाँ पर रो क्या है, एक कांस्टेंट है। जो रो है ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, वेयर रो, इसकी स्पेलिंग होती है RHO, इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट is known as specific resistance, और resistivity
resistivity of material of wire, resistivity of material of वायर, वायर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल का क्या होगा, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये मटेरियल वाइज कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट जो वैल्यू इसकी होगी, एक मटेरियल का अपना पर्टिकुलर वैल्यू होगा, वो उस मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा। कह सकते हैं कि मटेरियल वाइज, जैसे हमने कहा आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, इन सब का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। हर एक मटेरियल का अपना एक रेजिस्टिविटी होती है। जो मटेरियल लेंगे उस मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा। मटेरियल टू मटेरियल ये वेरिएबल होगा, चेंज होता रहेगा, लेकिन जो वायर लिया है उस पर्टिकुलर वायर के मटेरियल के लिए कांस्टेंट वैल्यू होगा इसका। एसआई यूनिट क्या इसकी होगी, द एसआई यूनिट ऑफ रो, RHO, रो इज ओम मीटर, इज ओम मीटर। हाँ, हमने आर के लिखा इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए लिख सकते हैं। तो रो इक्वल टू क्या होगा, रो इक्वल्स टू आर इंटू, ये रिवर्स हो जाएगा तो ए अपान एल हो जाएगा, ए अपान एल। ये फार्मूला हो गया रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए। जो ऊपर लिखा हुआ है इससे क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। तो इसका यूनिट क्या होगा, जो हमने यहाँ पर लिखा रो इज ओम मीटर, ओम सिंबल इसका है, मीटर एम हो गया, तो इसको लिखते हैं ओम मीटर। आर से ओम मिल जाएगा, एरिया ए है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर अपान मीटर होगा, एल का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा नीचे से, ये कैंसिल हुआ, और आर का ओम होगा, तो ये बच गया ओम मीटर, ओम मीटर। अगर सिंबल फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई, और ओम मीटर ऐसे लिख। तो इस टाइप से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी वायर की जो रेजिस्टिविटी है उसके हाई और लो होने पर डिपेंड करता है उसकी कंडक्टिविटी। लो रेजिस्टिविटी, जिस वायर की रेजिस्टिविटी या उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लो होगा, कम होगा, वो गुड कंडक्टर होगा। और जो वायर अधिक रेजिस्टिविटी का होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी या जो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा। मीनिंग क्या था कि वो चार्ज को फ्लो होने में अधिक एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो चार्ज कम से कम फ्लो होगा। तो नंबर ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है करंट की वैल्यू। तो करंट कम फ्लो होगा मतलब अच्छा कंडक्टर नहीं है। जिसकी रेजिस्टिविटी कम है मतलब वो अपने में से चार्ज को फ्लो होने में कम रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो मीनिंग है चार्ज अधिक फ्लो होगा, और चार्ज की वैल्यू अगर अधिक होगी फ्लो होने में तो करंट की वैल्यू भी अधिक मिलेगी। तो करंट अधिक फ्लो होता है मतलब वो एक गुड कंडक्टर है। तो रेजिस्टिविटी किसी वायर की किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता, उसको ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं ऐसे, द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस of material of wire independent of
the resistivity or specific resistance of material of wire independent of length and thickness, or area of cross section, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के ये ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसी वायर की लेंथ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, वायर की जो थिकनेस है, एरिया है, वो ज़्यादा है कम है, उस पर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। ये डिपेंड करता है किस पर, मटेरियल पर। सेकंड नंबर लिख सकते हैं किस पर डिपेंड करता है, द रेजिस्टेंस, द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड अपॉन नेचर and temperature, nature and temperature of substance of wire। किसी वायर का नेचर क्या है और पर्टिकुलर टाइम पर उसका टेम्परेचर क्या है, इस पर ही डिपेंड करता है। क्या, रेजिस्टिविटी, जो रो की वैल्यू होती है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वेरी कर जाता है, और साथ ही साथ डिपेंड करता है कि ये सब्सटेंस वाइज, मतलब मटेरियल वाइज, इसका नेचर क्या होता है, उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। ये कभी लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन या उसके थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है ऑप्शनल में, कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें पूछते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ एनी वायर डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन दे दिया गया, लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस, नेचर ऑफ मटेरियल, नन ऑफ दीज, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। तो उसमें क्या होगा, यह लेंथ और एरिया या रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, यह डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है। जो नेचर ऑफ मटेरियल है वो हर एक मटेरियल का अपना अलग अलग होता है, उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट तो होता है, लेकिन पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। मटेरियल वाइज ये चेंज होता रहता है, सब्सटेंस वाइज चेंज होता रहता है। जैसे कॉपर के लिए कुछ और है तो एल्युमिनियम के लिए कुछ और होगा, आयरन के लिए कुछ और होगा। हाँ, पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू वैरी करती है मटेरियल टू मटेरियल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक क्या है, एक तरह से एक न्यूमेरिकल बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो है क्या ये टॉपिक हमारा, कि एक वायर है, अगर इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए स्ट्रेस करके, मतलब वायर को स्ट्रेस करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है लेंथ की, इनिशियल वैल्यू कुछ टाइम्स हो जाए, तो इस केस में जो न्यू लेंथ मिलेगा आफ्टर स्ट्रेचिंग, उस न्यू लेंथ के अकॉर्डिंग न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, ये फाइंड करने के लिए हम लोग एक फार्मूला डिराइव करेंगे। जैसे इफ़ कैपिटल आर क्या है, इनिशियल जो लेंथ था उसका रेजिस्टेंस है आर। इफ कैपिटल आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, किसी वायर का रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है, देन व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अगर किसी वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को ओरिजिनल लेंथ का n टाइम कर दिया जाए तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, ये फाइंड करना है। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एग्जाम में आते हैं। तो उसी क्वेश्चन को हमने कोशिश किया है कि एक जनरल फॉर्म में इसको डिराइव कर दिया जाए, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इनिशियल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लेंथ कितना है कुछ मान सकते हैं, एरिया कितना है मान सकते हैं इसको। तो इसको ऐसे करेंगे, इसको देखते हैं, इनिशियल लेंथ जब स्ट्रेस नहीं किया तब लेंथ क्या है, लेट इनिशियल लेंथ ऑफ वायर
इज एल, इसको एल से फोर्स किया तो इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, जो वायर था उसका जो इनिशियल वैल्यू, इसको थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इक्वल टू ए, फिर फाइनल लेंथ ऑफ वायर इज, सॉरी फाइनल, हाँ इनिशियल था एल तो इसको L1 या L' मान सकते हैं, तो इसको L' मान लेते हैं। तो फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, जब लेंथ चेंज होगा तो उसका एरिया भी या थिकनेस भी चेंज हो जाएगा, ऑफ वायर इक्वल्स टू, इसको A' मान लिया। तो यहाँ पर जो L' है क्या है, लेंथ ऑफ वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग है, खींचने के बाद उसकी लेंथ हुई वो कितना हो जाएगा, L' मान ले, तो L' की वैल्यू जो कंडीशन दिया n टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल लेंथ, तो इनिशियल L था उसका n टाइम्स, इसको हम लोग NL भी लिख सकते हैं, वैल्यू रख देंगे आगे। ये हो गया। अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि जो वायर है उस वायर को हम लोग स्ट्रेच करें या ना स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करने पहले और स्ट्रेच करने के बाद इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर इज कांस्टेंट। यहाँ लिखें, सिंस वॉल्यूम ऑफ वायर डज नॉट चेंज आफ्टर स्ट्रेचिंग, खींचने के बाद उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जो वॉल्यूम था पहले वही बाद में भी रहेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया अगर ए है लेंथ एल है तो एरिया इंटू लेंथ क्या बताएगा वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम मीन्स ए इंटू एल इक्वल्स टू एरिया ऑफ वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग, जो हो जाएगा A' L' या A अपॉन A' इक्वल टू क्या मिल जाएगा, L' अपॉन L होगा। या इसको हम लोग और सॉल्व कर लें, A अपॉन A' इक्वल टू L' की वैल्यू कितनी, n इंटू एल है, अपॉन L हो गया, तो L कैंसिल होगा, तो क्या मिला रिजल्ट हमको, A अपॉन A' इक्वल टू n, एक रिलेशन होगा, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या है, R दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज गिवन R, इनिशियल रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ रो बी द रेजिस्टिविटी of material of wire, then initial resistance capital R equal to rho into L upon A, इसको सेकेंड मान लेते हैं, एंड फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल मीन्स न्यू रेजिस्टेंस, न्यू भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, फाइनल भी होता है न्यू रेजिस्टेंस, इसको R' मान ले, तो R' का लो क्या, रो वही रहेगा क्योंकि रो कांस्टेंट है, वायर का मटेरियल चेंज हुआ नहीं है आफ्टर स्टेजिंग, वही रहा, तो रो चेंज नहीं होगा, रो इंटू लेंथ हो गया L' और एरिया हो गया A' आफ्टर स्ट्रेचिंग, इसको थर्ड मान लिया। अब थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दें, थर्ड को सेकंड से डिवाइड, हमें क्या करना है, न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है, R'
तो डिवाइड करने क्या मिलेगा, आर डैश अपान आर इक्वल्स टू आर डैश की वैल्यू लिखें रो इंटू एल डैश अपान ए डैश। जब डिवाइड कर लेंगे तो आर की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, ए अपान रो इंटू एल। तो रो की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, आर डैश अपान आर इक्वल्स टू एल डैश अपान एल इंटू ए अपान ए डैश। तो यहाँ देखिए ए अपान ए डैश क्या है, एन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आर डैश अपान आर, आर डैश अपान आर इक्वल टू एल डैश अपान एल क्या होगा, एल डैश मीन्स एन एल अपान एल, ये हो गया। एल डैश की वैल्यू क्या है, एन टाइम्स एल का, इसको लिखा इंटू ए अपान एन डैश मीन्स एन, ए अपान ए डैश मीन्स एन फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, आर डैश अपान आर इक्वल टू एन इंटू एन, ये हो गया एन स्क्वायर। देयरफॉर आर डैश इक्वल टू, यहाँ आर से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। तो ये एक रिलेशन मिला न्यू रेजिस्टेंस के लिए कि किसी वायर को अगर स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को ओरिजिनल लेंथ का एन टाइम्स कर दिया जाए तो उसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा आफ्टर स्ट्रेचिंग, इसकी वैल्यू क्या होगी, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस होगा। ये फार्मूला बन गया। मतलब कोई रेजिस्टेंस अगर दिया हुआ है तो वायर को आपने स्ट्रेच करके ओरिजिनल लेंथ का कितने टाइम्स कर दिया है, मान लिया 3 टाइम्स कर दिया तो 3 स्क्वायर 9 आर हो जाएगा। 2 टाइम्स कर दिया है, डबल कर दिया खींच करके इसको, तो क्या हुआ 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 आर हो जाएगा। अब आर की वैल्यू अगर दी मान लिया 10 ओम दिया हुआ है, 5 ओम दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू यहाँ रख देंगे। कितने टाइम्स कर दिया, कितने गुना कर दिया, क्या 2 गुना 3 गुना 10 गुना जो भी है वो एन की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ रख देंगे तो न्यू रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल्स हम लोग जो भी फार्मूला डिराइव किए थे आर डैश इक्वल्स टू एन स्क्वायर आर, उसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। 2 न्यूमेरिकल लिखा मैंने यहाँ पर। फर्स्ट क्या है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेच्ड इनटू अ थिन वायर सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स, कैलकुलेट इट्स न्यू रेजिस्टेंस। और दूसरा दिया है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर मेल्टिंग, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के, उसी जो डिराइव किया था फार्मूला आर डैश इक्वल्स टू एन स्क्वायर आर, उसी पर डिपेंड है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्व करना चाहें तो उसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे जिसे डिराइव किया था। लेट इनिशियल लेंथ ऑफ वायर इज एल, इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज ए। फाइनल या न्यू लेंथ भी कह सकते हैं इसको, लेंथ ऑफ वायर इज एल डैश। फाइनल एरिया क्या होगा, फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज ए डैश, ये मान लिया। अब वही कंसेप्ट यहाँ भी हो कि जो वायर इसको हम स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने पहले और बाद दोनों बार इसका जो वॉल्यूम था जो पहले था वही रहेगा, चेंज नहीं होता। तो लिख सकते हैं सिंस वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम इज ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ ये होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर बिफोर स्ट्रेचिंग इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश, ये होगा वॉल्यूम ऑफ वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो ए अपान ए डैश इक्वल टू हो जाएगा एल डैश अपान एल, या लिख सकते हैं ए अपान ए डैश इक्वल टू एल डैश मीन्स 3 टाइम्स। यहाँ लिखा हुआ है कितना, 3 टाइम्स। जो वायर था उसको क्या करते हैं, 3 टाइम्स करते हैं स्ट्रेच करके। तो 3 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ इनिशियल, तो इनिशियल वैल्यू 3 टाइम किया तो ए डैश ए अपान ए डैश की वैल्यू मिल गई 3, ये हो गया फार्मूला। रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपान ए, ये इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया। एंड फाइनल रेजिस्टेंस आर डैश क्या होगा, रो इंटू एल डैश अपान
ए डैश, तो इसको अगर डिवाइड कर दें आर डैश अपान आर कर देंगे तो क्या मिलेगा, आर डैश मीन्स रो इंटू एल डैश अपान ए डैश इंटू ए अपान रो इंटू एल, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, आर डैश अपान आर इक्वल टू एल डैश अपान एल इंटू ए अपान ए डैश। इसको और सॉल्व कर ले तो ये मिलेगा आर डैश अपान आर इक्वल्स टू 3l अपान एल, एल कैंसिल हो जाएगा, और ए अपान ए डैश क्या है, यहाँ पर 3 मिल चुका है, इसको यहाँ लिख सकते हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आर डैश अपान आर इक्वल टू 9, या इसको लिख सकते हैं आर डैश इक्वल टू 9r, और r की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना 10 ओम, तो लिख सकते हैं आर डैश इक्वल्स टू 9 इंटू 10, आर डैश इक्वल्स टू 90 ओम, तो ये हमको रियल मिलता है 90 ओम, जो न्यू रेजिस्टेंस है वो 90 ओम का मिलेगा। अब इसी को हम लोग अगर चाहते तो डायरेक्टली कर सकते थे, क्या ये 3 दिया हुआ है, 3 क्या है n हो गया, n की वैल्यू 3 हो गई, और r की वैल्यू कितनी है 10 दिया है, तो फार्मूला क्या था r डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर, जो फार्मूला में डिराइव किया था क्या मिला था हमको r डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर r। अब इसी में अगर रखते तो क्या मिलता, r डैश इक्वल्स टू n मीन्स 3 स्क्वायर, r मीन्स 10, तो 9 इंटू 10 ये हो गया 90 ओम। ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, लेकिन हम इसको करके दिखाया पूरा सॉल्व करके। इसी टाइप से हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन था उसको भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ दिया गया कि एक वायर था जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम दिया हुआ है, इस वायर को मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद में इसको हम लोग फिर से स्ट्रेच करते हैं, और कितना करते हैं इसको कि जो इनिशियल लेंथ था उसका कितना हो जाए हाफ, यहाँ लिखा है हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर मेल्टिंग, तो L को L/2 कर दिया गया, तो L डैश कितना L/2 हो जाएगा, तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग इसके बेस पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। n कितना इसमें होगा, n इक्वल टू हो गया 1/2, r दिया है कितना इनिशियल रेजिस्टेंस 16 ओम दिया हुआ है, ऐसे कर सकते हैं। फार्मूला क्या है हमारा, जो फार्मूला था r डैश मीन्स न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू n स्क्वायर r, ऐसे कर सकते हैं, n मीन्स 1/2 का स्क्वायर इंटू आर मीन्स 16, या आर डैश इक्वल्स टू 1/4 इंटू 16, 4 1 जा 4 4 16, तो आर डैश क्या मिल गया, ये मिला 4 ओम, तो ये भी एक रिजल्ट मिला। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, आर डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर आर, और इसे वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस टाइप से और भी न्यूमेरिकल्स जो मिले आपके बुक में दिए हों या जहाँ भी मिल जाए उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो 4th में। ये 3rd पार्ट आपका हो गया, 4th पार्ट हम लोग जल्दी ही करेंगे उसको भी, और उस तब तक इस पर जो तक कर चुके 3 पार्ट उस पर डिपेंड जो न्यूमेरिकल्स हों या जो भी टॉपिक आप तैयार करें, और भी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रोक देंगे। तो वीडियो को देखिए आप लोग इसको, और देखने के बाद में वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, और आपके द्वारा किसी और को फ़ायदा मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो कोशिश करें कि ये चीज़ जो हम लोग स्टार्ट किए हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, और इसको लोग फ़ायदा उठाएँ इसका, और कुछ जानकारी लें, कुछ सीखेंगे ज़रूर, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, तो उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, तो उसका रीज़न आप भी बनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो शेयरिंग भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, कमेंट्स भी लिखिए, ताकि हम सब लोग मिलकर इस पूरे एक मिशन को आगे बढ़ाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा, सबको हेल्प मिलेगा, सब लोग बढ़ेंगे, आप भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्लोज करते हैं आज। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।